अगर सीआईए पुलिस किसी गांव में बिना इंफॉर्मेशन के घुसे, आपका मुकामी थाना ना रहे, हाथ पे तोड़ दो सिटी। भाइयों जे मोनू माने सर ने मेवात में यात्रा लेके आ रहे, कसम खुदा की यकीन करोगा, मारो या मरो, सही है ना। देखो मारो तो फिर भी सवाब है, और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, और जब मर गया तो समझ लो जन्नत का हकदार हूँ। मतलब शहादत है यार, हक पे लड़ रहा हूँ, मुसलमानों के लिए लड़ रहा हूँ जंग। थोथा चना बाजे घना तो सुना ही होगा आपने। तो दोस्तों, आज हम वेस्टर्न मीडिया के इसी दायरे का डाइसेक्शन कर जानेंगे कि कैसे भारत को बदनाम करने के लिए ये तबका खोखले नैरेटिव्स का मायाजाल बुनकर भारत की छवि को ग्लोबली टेंट करने का काम करता है। ठीक वैसे ही जैसे एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइज प्रतिष्ठित ग्लोबल पब्लिकेशंस की कुछ हेडलाइंस अनेकों बार गलत इंफॉर्मेशन और बायस का तूफान पैदा करती पाई गई हैं। तो आइए इस तबके के नैरेटिव्स के इल्यूजन का पर्दाफाश करते हैं। हम इस यात्रा की शुरुआत 2014 के भारत के मंगलयान के सफल परीक्षण से करेंगे, जब भारत ने मंगल ग्रह पर पहुंचकर इतिहास रचा था। और इसी कॉन्टेक्स्ट में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक विज्ञापन प्रस्तुत कर भारत के मंगल मिशन का उपहास किया था। इस कारण पूरे भारतीय सबकॉन्टिनेंट में आक्रोश फैल गया, जिसके बाद कई लोगों ने तो द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी इंटरनेशनल पब्लिकेशन की पत्रकारिता, इंटेग्रिटी और एथिक्स पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। किंतु लोगों के आक्रोश के बाद आखिरकार इन्हें पब्लिकली क्षमा मांगनी पड़ी। इसी प्रकार एक और पॉपुलर पब्लिकेशन द वॉशिंगटन पोस्ट भी अपनी रिपोर्टिंग के लिए अनेकों बार जनता के कटघरे में आ खड़ा हुआ है, और राणा अयूब जैसे कंट्रोवर्शियल भारतीय पत्रकार इन ओपिनियंस की दुनिया की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। वैसे राणा अयूब भारत में मुस्लिम महिलाओं पर हिजाब थोपने, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने और उनकी स्वतंत्रता को दबाने के समर्थन में मुखर रही है, जिससे इस अखबार की एडिटोरियल चॉइसेस और पॉलिटिकल बायसेस पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। आपको याद दिला दे कि फरवरी 2022 के कर्नाटक हिजाब विवाद में राणा अयूब ने आग में घी डालने का काम बखूबी निभाया था। तो क्या हुआ कि राणा अयूब अपनी जिंदगी में हिजाब से कोसों दूर जीती हैं। इसके अलावा ये तबका एक पावरफुल इकोसिस्टम का हिस्सा है, और इस तबके के एजेंडा की गहराई को समझने के लिए आइए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के शोध से कुछ केस स्टडीज पर प्रकाश डालते हैं। तो देखा आपने कैसे ये पब्लिकेशंस अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइंस के माध्यम से अधूरी तस्वीर प्रस्तुत करके भावनाओं को भड़काने के लिए डिजाइन एजेंडा को खुलेआम चलाते हैं। वैसे बेशर्मी की हद तो तब पार हो गई जब 2019 में कश्मीर के पुलवामा में भारत के 40 पैरामिलिट्री जवानों के बलिदान की जिम्मेदारी लेने वाले टेरर आउटफिट जैश ए मोहम्मद वाली नृशंस घटना को ये चैंपियंस ऑफ जर्नलिज्म महज एक एक्सप्लोजन कहकर एड्रेस करते हैं। लेकिन 2017 के दौरान मैनहट्टन में हुए एक हादसे में ट्रक ड्राइवर द्वारा मारे गए लोगों को डेडलिएस्ट टेरर अटैक का दर्जा दिया जाता है। अब अगर इसी दोगलेपन पर इनसे सवाल करें तो हमें बड़ी आसानी से ट्रोल ब्रांड कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारी आवाज को रौंद दिया जाएगा। ये सब करने के पीछे इनका उद्देश्य सिर्फ भारत की बदनामी करना नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा एजेंडा है, जिसे हम आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के शोध से पता चलता है कि वॉशिंगटन पोस्ट और अन्य वेस्टर्न मीडिया दिग्गजों ने पिछले दशक में भारत में अपनी रीडरशिप में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिसका ग्रोथ परसेंटेज
80% तक पहुंच गया है। संयोगवश ये वृद्धि सनसनीखेज रिपोर्टिंग और चुनिंदा शब्दों जैसे हिंदू, काउ, फियर, मुस्लिम, कश्मीर, मॉब, प्रोटेस्ट एटसेट्रा से भरी हेडलाइंस के इस्तेमाल के कारण संभव हुई है। अनफॉर्चुनेटली खाली बर्तनों की तरह ही बायस्ड नैरेटिव्स की गूंज दूर तक पहुंचती है। आश्चर्य की बात तो ये है कि मीडिया नॉइज का ये प्रयोग अपनी ओर अधिक से अधिक लोगों का ध्यान आकर्षित कर एजेंडा चलाने में सफल रहा है। लेकिन क्या सेंसेशनलिज्म की ओर ये आकर्षण सही है? आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सेंसेशनलिज्म के कारणवश मार्च 2019 से मार्च 2021 के बीच भारत में द न्यूयॉर्क टाइम्स की डिजिटल रीडरशिप में 22% की ग्रोथ हुई। वहीं द वॉल स्ट्रीट जर्नल दोगुनी स्पीड से भारत में ग्रो हुआ है। स्टैटिस्टिक्स के अनुसार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की ग्रोथ मार्च 2019 में 1.99% से बढ़कर 2.6% तक पहुंची। अब कोविड महामारी के भयानक दौर को ही देख लीजिए, जहां कुछ मीडिया हाउसेस ने मौत के खूनी मंजर वाले काल में सेंसेशनलिज्म के माध्यम से विश्व स्तर पर भारत की छवि को ब्रेक इंडिया फोर्सेस के हाथों में खेलकर नुकसान पहुंचाकर ब्राउनी पॉइंट्स हासिल किए, और वो भी तब जब उनके खुद के देश में महामारी तांडव कर रही थी। लेकिन अपने देश के हालातों की रिपोर्टिंग बेहद सेंसिटिव तरीके से की गई और भारत की रिपोर्टिंग में इन सेंसिटिविटी की सीमाओं को लांघा गया। तो क्या हुआ कि WHO के प्रतिनिधियों ने भारत के परिश्रम, डिसिप्लिन रिस्पॉन्स और सफल वैक्सीनेशन अभियान की सराहना की। These publications are understaffed for Indian coverage, और ये भारतीय संस्कृति, समाज की जटिलता और यहाँ की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के प्रति इग्नोरेंट है। तो फिर सवाल ये कि टाइम मैगजीन और BBC जैसे पब्लिकेशंस इतनी तेजी से कैसे ग्रो कर रहे हैं? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि BBC ने 5 गुना ज्यादा तेजी से ग्रो करते हुए मार्च 2019 से मार्च 2021 तक भारत में 173% ग्रोथ रजिस्टर की है, जबकि ग्लोबली ये आंकड़ा 35% ही है। क्या आप जानते हैं क्यों? वैसे उत्तर हमारे सामने ही है। इन पब्लिकेशंस के लिए सिर्फ भारत की बदनामी ही नहीं, परंतु इनके लिए अपनी जेबें भरने के लिए दुनिया को बायस्ड एंड मिसलीडिंग रिपोर्टिंग से झूठ परोसना भी अनिवार्य है। सच्ची पत्रकारिता गई भाड़ में। वैसे वेस्टर्न मीडिया अपनी बायस और सेंसेशनल रिपोर्टिंग से भारत की सभ्यता और छवि पर चाहे जितने प्रहार कर ले, लेकिन उन्हें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अंत में जीत तो सत्य की ही होती है। वो कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं। वैसे भारत में इस कबाल की रिपोर्टिंग के नमूनों को देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे वीडियो लिंक पर क्लिक करना ना भूलें। जय हिंद।